नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली आज से हम एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक कंप्लीट करवाई जाएंगी और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी क्लासेस अभी तक आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सभी से एक लेवल ऊपर की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए हमने लगभग 1 महीने का टाइम भी लिया और 1 महीने के इस टाइम में हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ निकालकर उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, नोट्स तैयार किए हैं और उन्हीं नोट्स के माध्यम से क्लासेस करवाई जाएंगी। अब देखो, जितनी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पर अभी एनसीईआरटी पॉलिटी की देखने को मिलती हैं उन सभी से हमारी क्लासेस में 2 प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्लस पॉइंट तो आपको यह मिलेगा कि हमारी क्लासेस प्रीमियम लेवल की आएंगी। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन जो देखने को मिलेगा वो अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी पॉलिटी को नहीं पढ़ा है तो भी आप उसको समझ पाएंगे और अगर आप एनसीईआरटी पॉलिटी के बारे में काफी कुछ जानते हैं, अगर आप टीचर हैं तो भी आपके लिए ये क्लासेस हेल्पफुल रहे। इस लेवल का कंटेंट हम तैयार करेंगे, बेसिक से एडवांस तक हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा जो आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा वो ये है कि हम पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आएंगे जिसमें अगर कोई ऐसी चीज है जो कम है तो उसके साथ में चीजों को जोड़ा जाएगा और अगर कोई चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं तो उस चीज को हटाया जाएगा, यानी कि संतुलित नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से हम प्रीमियम लेवल का कंटेंट बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी से, फिर उसके बाद में 7, 8, 9, 10 और इस तरह से 11 और फिर 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी को कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की। हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। देखो, हम एनसीईआरटी पॉलिटी की यहां पर प्रीमियम लेवल का कंटेंट देने वाले हैं, प्रीमियम लेवल की क्लास करवाएंगे तो आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत होने वाली है। यही क्लास अगर आप पेड कोर्स में लोगे जाकर के तो लगभग आपको 3000 प्लस में देखने को मिलेंगी। 3000 प्लस का जो कोर्स है वो हम आपको बिल्कुल फ्री में यहां पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सारे लेक्चर प्रीमियम लेवल के बिल्कुल फ्री में यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके जाना एंड शेयर भी कर देना उन लोगों को जिन लोगों को फ्री में एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस चाहिए हैं, जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग हमारे चैनल पर आकर के फ्री में प्रीमियम लेवल की एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी को। हमारी इस क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। देखो, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही सिद्ध हो जाता है, इसमें बेसिक बातें दी गई हैं समाज और राजनीतिक जीवन के बारे में। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। कहा जा रहा है सबसे पहली इकाई में हम डिस्कस करेंगे विविधता को, कि विविधता आखिरकार होती क्या है, विविधता की समझ और विविधता एवं भेदभाव। देखो, विविधता की समझ ये चैप्टर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। विविधता और भेदभाव क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली बात की गई है कि विविधता होती आखिरकार क्या है, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, विविधता को हम किस प्रकार से समझे, कई सारे एग्जांपल दिए गए, कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे। इकाई 2 की अगर बात की जाए तो इसमें बात की गई सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट किस लिए है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में और इकाई नंबर 2 में। इकाई नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत हो गया, पंचायती राज, गांव का प्रशासन हो गया, नगर प्रशासन हो गया। तो बेसिकली क्लास 6 के एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो जो बेसिक चीजें होती हैं वो ज्यादा कवर करवाई गई हैं, जैसे कि विविधता हो गया, ठीक है, इसके अलावा सरकार क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायती राज हो गया, ठीक है, इसके अलावा गांव का प्रशासन हो गया, गांव का जो आपका प्रधान होता है उसके पास कितनी ताकतें हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा चौथी इकाई में देखने को मिलता है आजीविका। आजीविका में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका, दोनों टॉपिक को कवर किया गया कि भाई जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपनी आजीविका को चलाता है, उसके पास क्या क्या रोजगार हैं, क्या वो कर सकता है। इसके अलावा जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, क्या क्या रोजगार उसके पास में। बेसिक बातें दी गई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप शिक्षक भर्ती या फिर अन्य ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले कि हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करें, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए। देखो, एनसीईआरटी की पुस्तकों को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु हमारे दृढ़ संकल्प के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए गए हैं। इस सीरीज में हमने न्यू एनसीईआरटी जो 2023-24 की आई है, इसको कवर किया है, ठीक है। और ये नोट्स सिविल सेवा और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी हमारे नोट्स का अध्ययन करेगा, वो अध्ययन करके अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करे, क्योंकि हम पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आते हैं। बहुत ही मेहनत से हम नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। अब जो ये नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स, इन नोट्स को बेहतर तरीके से आप समझ सकें, इसका ध्यान रखते हुए हमने हमारे दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0 यूट्यूब चैनल पर इन नोट्स की क्लासेस भी करवाई हैं। जैसे कि आप अगर हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर देखोगे तो यहां पर अभी न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जबकि हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प पर ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और आज से हमने पॉलिटी की क्लासेस को भी स्टार्ट कर दिया है। सभी क्लासेस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को विस्तार से डिस्कस कराया जाता है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में इसलिए ताकि अगर कोई नया बच्चा है जो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आया है, जिसने अभी तक उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है, वो भी उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सके, ठीक है। और हम उसको विस्तार से डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि उसके बारे में गहरी जानकारी आपको हो सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को विस्तार से हम डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर हम नोट्स वगैरह की जानकारी, क्लासेस वगैरह की जानकारी, पीडीएफ वगैरह कई सारे हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। देखो, जो हमारी क्लासेस आएंगी, सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेंगी, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की, ओके। बट जो हमारी इन क्लासेस के नोट्स अगर आप लेना चाहें, अगर आप पीडीएफ लेना चाहें, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सब कुछ फ्री में मिल जाए तो व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। हमने बहुत सारी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कर दी, बट नोट्स हमने कोई भी फ्री में नहीं दिया, ठीक है। जो क्लासेस के नोट्स होते हैं वो हम थोड़े बहुत तो फ्री में दे देते हैं, बट कंप्लीट नोट्स फ्री में नहीं देते। तो नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट देना होगा, ताकि आपको भी ये एहसास रहे कि हमारे मेहनत की कमाई से ये नोट्स लिए गए, तो आपको वो पढ़ने में मन लगे और आप उन्हें पढ़ें। नहीं तो अगर हम फ्री में आपको हर चीज़ दे देंगे तो आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे। आप देखो ना, माँ बाप फ्री में प्रॉपर्टी दे करके जाते हैं, कौन इज्जत करता है? देखो ना, बहुत ही ऐसी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर माँ बाप की दी हुई संपत्ति की इज्जत नहीं होती है, ठीक है। उनको बेच खा जाते हैं, शहरों में रहते जाकर के बाद में वो पछताते हैं, ठीक है। तो मैं फ्री में चीज़ों को नहीं देने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। हाँ, क्लासेस सारी आपको फ्री में मिलेंगी, क्योंकि एक मौका मिलना चाहिए कि भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ सकें, ठीक है। क्लासेस को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। विविधता किसे कहते हैं, क्या आप जानते हो? विविधता किसे कहते हैं? विविधता किन शब्दों से मिला है? विविधता, ठीक है। विविध यानी कि कई प्रकार के, ठीक है। तो विविधता का अर्थ होता है जैसे कि एक ही कार्य को करने के कई सारे तरीके। सपोज दैट कि आपको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। एक व्यक्ति भूख को शांत करने के लिए क्या करता है? मांसाहारी चीज़ों को खा लेता है। एक व्यक्ति उसी भूख को शांत करने के लिए शाकाहारी चीज़ों को खाता है। एक और व्यक्ति है जो उसी भूख को शांत करने के लिए क्या करता है? पानी पी लेता है। भाई देखो, पानी पीने से भूख तो आपकी पूर्ण शांत नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए सांत्वना आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 प्रकार से अपनी भूख को शांत किया। तो देखो क्या किया इन्होंने? अपनी भूख को शांत किया। अगर कहा जाए तो क्या किया? भूख को ही शांत किया, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तीनों ने कुछ ना कुछ खा पी कर शांत किया, ये भी एक ही बात है, लेकिन तीनों ने अलग अलग चीजें कही। तो यही है विविधता। विविधता को डिटेल में भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमको मिलता है विविधता की समझ। क्या है सबसे पहला टॉपिक? विविधता की समझ। लोग एक दूसरे से कई मायनों में भिन्न होते, कई मामलों में भिन्न होते हैं। रूप के क्षेत्र में, रूप, क्षेत्र, धर्म, जीवनचर्या, खान पान, भाषा, संस्कृति आदि। देखो, हम सभी लोगों की अगर बात की जाए, ठीक है, चाहे हम हो, आप हैं, ठीक है, या फिर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर क्षेत्र में रूप को लेकर के आपको विविधता देखने को मिलेगी। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, ठीक है, कोई गंठा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। तो रूप के लेकर देखो, सभी व्यक्ति इंसान है,
ठीक है, बट रूप को लेकर के सभी व्यक्ति में आपको अंतर देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कोई गर्म इलाके में रहता है, कोई ठंडे इलाके में रहता है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्षेत्र को लेकर भी विविधता आपको हमारे देश में देखने को मिलती है। इसके बाद में धर्म की अगर बात की जाए तो हमारे देश में लगभग 8 विश्व के जो प्रमुख धर्म है वो सभी धर्म पाए जाते हैं। जीवनचर्या की बात की जाए, जीवनचर्या का अर्थ होता है रहन सहन। ठीक है, तो रहन सहन को लेकर बात की जाए, देखो केरल वाला व्यक्ति का रहन सहन अलग होगा, उत्तर प्रदेश वाले का रहन सहन अलग होगा, पंजाब वाले का रहन सहन अलग होगा, तमिलनाडु वाले का रहन सहन अलग होगा, लद्दाख वाले का रहन सहन अलग होगा, अरुणाचल प्रदेश वाले का रहन सहन अलग होगा। तो यहाँ पर भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, खान पान की अगर बात की जाए तो देखो जो पहाड़ी इलाका में व्यक्ति रहेगा उसका खान पान अलग होगा, समुद्री इलाके में जो रहेगा उसका खान पान अलग होगा, तो मैदानी इलाके में रहने वाला व्यक्ति का खान पान अलग होगा। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में हम आगे समझेंगे। भाषा संस्कृति, ठीक है, हर क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। कहा जाता है लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। इनमें रूप, क्षेत्र, धर्म, जीवनचर्या, खान पान, भाषा, संस्कृति आदि ये सभी कारक विविधता का एक पहलू है। क्या ये सभी के सभी कारक विविधता के एक पहलू है। आपको इतने क्षेत्रों में मुख्य रूप से विविधता देखने को मिलती है। अच्छा, विविधता और गैर बराबरी दोनों अलग अलग टॉपिक है। एक होता है आपका विविधता और एक होता है आपका गैर बराबरी। ठीक है, अच्छा, विविधता और गैर बराबरी इन दोनों को समझो। सपोज दैट कि आप गरीब हैं और आपका मित्र अमीर है, तो ये विविधता नहीं है, ये गैर बराबरी है। ठीक है, ये क्या है? ये गैर बराबरी है। जैसे कि भाई आप क्या है कि अमीर हैं, ठीक है, और आपका मित्र गरीब है, ये गैर बराबरी है। दूसरी चीज, आप ऊंची जाति के हैं, दूसरा व्यक्ति नीची जाति का है, ये गैर बराबरी है, ये विविधता नहीं है। विविधता और गैर बराबरी में फर्क समझो। इस विविधता के अलावा गैर बराबरी भी है। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसा जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, यानी कि अवसर ही ना मिलना, वो क्या है? वो है आपका गैर बराबरी। ठीक है, या संसाधन का ना होना क्या है? गैर बराबरी है। अब भाई देखो आपका रूप कैसा है, ये विविधता के क्षेत्र में आ जाए कि भाई विविध प्रकार के लोग रह रहे हैं। ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है। इसमें देखो क्या है, मानव व्यक्ति का, मानव का, हमारा तुम्हारा कोई भी हाथ है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है कि ईश्वर की कृपा है, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा आपको बनाएंगे। ठीक है, आपको गोरा बना दिया, आपको काला बना दिया, तो ये विविधता है। ठीक है, आपका क्षेत्र कौन सा है? आप पहाड़ी इलाके में गए, कोई मैदानी इलाके में रह रहा है, वहां पर क्या है? वहां पर अवसर तो आपके पास में है नहीं। ठीक है, या फिर आपके पास में क्या है? संसाधन तो है नहीं कि आपके पास संसाधन है। आप समुद्री इलाके में रह रहे हैं और आप उस समुद्र को जमीन में बना दो, उस समुद्र को पर्वत में बदल दो। ठीक है, तो आपके पास में ऐसा तो कोई संसाधन है नहीं। ठीक है, तो क्या है कि देखो क्षेत्र, धर्म, जीवनचर्या, खान पान, भाषा, संस्कृति, ये हैं विविधता के पहलू। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए अमीरी गरीबी, वहीं अगर बात की जाए ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, तो ये आ जाएंगे आपके गैर बराबरी के क्षेत्र में। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों के पास अवसर का ना होना, जमीन या फिर पैसे का ना होना। ठीक है, जैसे संसाधन जो कि दूसरों के पास होते हैं, इनका ना होना। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। ठीक है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी है। ठीक है, जाति व्यवस्था असमानता का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जाति व्यवस्था जो है ये गैर बराबरी का एक एग्जाम्पल है। गरीबी अमीरी ये भी क्या है कि गैर बराबरी का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर विविधता और गैर बराबरी इन दोनों का आप अर्थ समझिएगा। ठीक है, भारत में जो विविधता, इसका बहुत ही सटीक यहाँ पर डेफिनेशन दी गई। समझो, भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, भारत में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इसके अलावा दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ठीक है, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, हर इलाके में आप जाओगे तो आपको कई प्रकार की विविधताएं देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये विविधताएं देखने को क्यों मिलेंगी? क्योंकि अलग अलग टाइम पर हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग आते रहे। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए। ठीक है, और हमारे देश में लोगों ने भी काफ़ी अधिक ट्रैवल किया। इस वजह से हर क्षेत्र का कल्चर जो है वो जाता रहा। ठीक है, बाहर का कल्चर भी काफ़ी सारा है। तो इसने क्या किया, हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के कल्चर क्रिएट कर दिए। कई प्रकार के धर्म में आप देखोगे, विविधताएं बहुत सारी हमारे देश में हो गई। ठीक है, तो भारत में विविधताएं जो हैं उनको समझो। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अच्छा, भारत में कितनी भाषाएं बोलते हैं कि आप जानते हो? हमारे भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। चैप्टर नंबर 2 में इस चीज़ को हम समझेंगे। 1600 से अधिक भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। आप केरल साइड में चले जाओ, वहाँ पर देखो मछली चावल बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, मछली चावल, सब्जी चावल, ठीक है, बहुत लोकप्रिय है। दूसरी ओर आप चले जाओ लद्दाख में,
आप चले जाओ अरुणाचल प्रदेश में, आप आ जाओ उत्तर प्रदेश में, आप चले जाओ उत्तराखंड में, तो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का भोजन लोकप्रिय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आप आ जाओ मथुरा में। मथुरा में क्या है कि मांसाहारी चीजें बैन कर दी गई। ठीक है, आप मांस नहीं बेच सकते, बैन है इस टाइम पर। और आप चले जाओ केरल में, तो देखो दोनों क्षेत्रों में अलग अलग भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि हर क्षेत्र में हर प्रकार का धर्म पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आपको सभी धर्म के लोग मिलेंगे। केरल में चले जाओ, सभी धर्म के लोग मिलेंगे। आप लद्दाख में चले जाओ, ठीक है, देश के किसी भी राज्य में चले जाओ, अलग अलग त्यौहार मिलेंगे। तो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग भाषाएं, भाषाओं में भी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, खान पान में भी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। संस्कृति यानी कि त्यौहार, संस्कृति का अर्थ होता है आपका कल्चर, ठीक है, और खान पान तो आप समझते हैं, भाषा आप समझते हैं, ठीक है, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे। त्यौहार जो होंगे, कोई एक ही त्यौहार नहीं मनाता है, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन गहराई से अगर हम सोचें तो वास्तव में एक ही तरह की चीजें करते हैं। ठीक है भाई, खाना खा रहे हैं अर्थात भूख मिटा रहे हैं। भूख मिटाने के लिए अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की चीजों को खा करके भूख मिटा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? भूख मिटाना है। तो अगर गहराई से सोचा जाए, वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं। जैसे कि भाई आपका धर्म इस्लाम है, हमारा धर्म हिंदू है, कोई व्यक्ति उसका धर्म सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, तो अलग अलग धर्म के लोग हैं ये। लेकिन इन सभी का अलग अलग धर्म को मानने के बाद भी इनका उद्देश्य क्या है? भगवान की आराधना करना। एक ही तो उद्देश्य है, लेकिन अलग अलग धर्म को मान के चले, ये विविधता है। ठीक है, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है, उद्देश्य एक ही है। ठीक है, तो जो काम को करने के अलग अलग तरीके हैं, यही विविधता है। ठीक है, यही क्या है? विविधता है। अच्छा, हम विविधता को कैसे समझें? ये एक टॉपिक दिया गया एनसीईआरटी में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में बताया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, कहानी के रूप में दी गई। मैंने इस कहानी को इसलिए रखा ताकि एक रेफरेंस के रूप में रख लिया, ताकि इस टॉपिक को आपको समझा सकें। आज से करीब अगर आप 200 वर्ष पहले के देखोगे इतिहास को, जब रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, कार, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, लगभग 200-250 साल पहले अगर आप देखो तो ये चीजें नहीं चलती थी। ठीक है, तब लोग संसार की यात्रा करते थे, तब भी लोग यात्राएं करते थे। भाई हमारे यहाँ पर अंग्रेज कहाँ से आए बताओ? सन 1600 के आसपास आए थे। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, वास्को डी गामा की, तो वो भी हमारे यहाँ पर नाव से आया था। देखो आज से बहुत टाइम पहले जब रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज, बस, कार ये सब नहीं थे, तब भी लोग यात्राएं करते। तब यात्राएं कैसे करते थे? तो तब यात्राएं करते थे पानी के जहाज के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, ऊंट के द्वारा, ऊंट इन सभी के ऊपर बैठकर पैदल चल करके यात्राएं की जाती थी। तो तब यात्रा करने का तरीका अलग था और अब यात्रा करने का तरीका अलग है। बट यात्राएं पहले भी होती थी और यात्राएं अब भी होती हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझो। अक्सर लोग खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए यात्राएं करते थे। दो कारण आपको बता दिए। एक तो कारण आपका हो गया कि भैया खेती के लिए नई जमीन चाहिए या फिर बसने के लिए नई जमीन चाहिए, तो आप यात्रा कर रहे हैं, या फिर आप व्यापार के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा कारण आपको क्या मिला? चूंकि यात्रा में बहुत अधिक समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग अपना घर बार छोड़कर नई जगह पर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़कर जाते थे। यात्रा करने के पीछे के रीजन कितने? एक तो नई जमीन की तलाश में, एक नोट कर लीजिएगा, दूसरा व्यापार के लिए, तीसरा सूखे या फिर अकाल के कारण अपना घर छोड़कर मजबूरी में चले जाते थे, और चौथा आपको मिल रहा है युद्ध जनित हिंसा के कारण। युद्ध के कारण लोग अपना घर छोड़कर जाते थे और यात्राएं करते थे। अच्छा, जब लोग यात्राएं करते थे तो कहा यह जा रहा है जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो नई जगह, ठीक है, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर लंबे समय तक ठहर जाते थे। अच्छा, यात्रा करते समय नई जगह पर लंबे समय तक क्यों ठहर जाते थे? इसके पीछे का रीजन ये कि भाई यात्राएं या तो पैदल कर रहे हैं, या फिर ऊंट पर कर रहे हैं, या फिर घोड़े पर कर रहे हैं, फिर जहाज पर कर रहे हैं। ठीक है, और ये सभी चीजों को अगर आप देखोगे तो स्वचालित नहीं है। ठीक है भाई, स्वचालित तो ये थोड़ा सा गलत टॉपिक हो जाएगा। ये सभी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इनसे अगर आप चलोगे तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, पानी वाले जहाज पर आप जा रहे हो जिसमें ऑटोमेटिक इंजन नहीं लगा है, ठीक है, जिसे आपको हवा या फिर चंपू की मदद से चलाना होता है, तो उस पर अगर आप जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो यात्रा करने में चूंकि टाइम बहुत लगता था, इसलिए कई जगह पर लोग क्या करते थे? लंबे समय तक रुक जाते थे। अब जब लोग नई जगह पर बसना शुरू करते थे, ठीक है, तो उनका रहन सहन,
में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। सपोज दैट कि भाई आप जो है लद्दाख जाकर के रहने लगे, ठीक है, तो लद्दाख में जब आप जाकर के रहोगे तो वहां के रहन सहन के बारे में आप थोड़ा बहुत सीखोगे और आपके रहन सहन के बारे में बदलाव भी आएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको उदाहरण देते हैं केरला का, ठीक है। अभी केरला स्टोरी आई है मूवी, ठीक है, सभी लोगों ने देखी। पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, एक मिनट हम एक काम करते, पहले इसे पूरा पढ़ देते हैं फिर आगे बढ़ते, क्योंकि जो हम बात एक्सप्लेन करने वाले वो यहां पर दी गई है। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई तरह की नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह अपनी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जमीन की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अब इसका कहने का अर्थ क्या है, इस चीज को समझो। सपोज दैट कि भाई आप यहां पर रहते हो, ठीक है, और आप यहां पर रहते हो, आप क्या हो, आप हो हिंदू, ठीक है, आप भारत में रहते हो, आप हो हिंदू। अब आप चले गए कहां पर, सऊदी अरब में, ठीक है, और स्पेशली दुबई में चले गए, वहां पर रहने लगे। अब दुबई में मेजोरिटी में जो है वो हिंदू तो है नहीं, वो वहां पर आपको इस्लामिक लोग मिलेंगे मेजोरिटी में, ठीक है। अब आप वहां पर जब रहोगे तो वहां पर देखोगे जो खान पान है उसमें मीट आदि चीजों का ज्यादा यूज होता है। अभी हमारे कैरी मिनाटी जो है इंडिया एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, वो दुबई घूमने के लिए गए थे, ठीक है, दुबई शायद और कहीं गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जब वहां पर भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने इसका वीडियो बाकायदा अपलोड किया था कि वहां पर उनको वेजिटेबल कहीं भी देखने को नहीं मिले थे, वेजिटेरियन सब्जियां हैं या फिर कोई भोजन देखने को ही नहीं मिल रहा था, शाकाहारी चीजें नहीं मिल रही थी, हर चीज में मांसाहारी चीजें घुसी पड़ी थी। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में पापड़ खाने का उद्देश्य किया कि पापड़ तो मिल जाएंगे ना, झींगा का पापड़ मिल गया। वो मोमोज खाने के लिए गए, उसमें मीट मिला हुआ था, ठीक है, मीट का मोमोज था। इस तरह से जो भी चीज वो खाने के लिए जाते थे हर चीज में मीट मिली हुई ही होती थी। तो आप जहां कहीं भी जाओगे वहां के रहन सहन को थोड़ा बहुत तो अपनाओगे, ठीक है, नहीं तो भूखों मर जाओगे। अब आप सऊदी अरब गए, अगर वहां पर आपने कहा कि भाई हमको तो केवल शाकाहारी चीजें ही चाहिए और वहां पर मिल नहीं रही है तो आप भूखों मर जाओगे। तो आप जहां कहीं भी रहने के लिए जाओगे वहां के रहन सहन को थोड़ा बहुत अपनाओगे, कुछ नई चीजों को अपनाओगे और कुछ चीजें पुराने ढर्रे से चलती रहेंगी। जैसे कि भाई आपका जो धर्म है वो आप अपना मानते रह सकते हो, आपकी जो बोलचाल की भाषा है वो आप अपनी मानते रह सकते हो, ठीक है, आपका जो परिवार है, ठीक है, उसके साथ में आप अपनी चीजें बिता सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह की भाषा है, भोजन है, संगीत है, धर्म है, इनमें नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में केरला में जब मुगल लोग आए थे यहाँ पर, ठीक है, मुसलमान आए थे रहने के लिए केरला में, तो उन्होंने यहाँ की हर चीज को अडॉप्ट कर लिया था, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के पहनावे को, यहाँ की भाषा को, यहाँ के भोजन को, यहाँ के जितने भी रीति रिवाज से सबको, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा था। सभी इस्लाम को मानते थे और इस्लाम को ही मानते रहे। उन्होंने यहाँ के लोगों को कन्वर्ट भी किया, बट यहाँ की जो प्रथाएं थी, यहाँ की जो मान्यताएं थी, उन सभी को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ तक कि केरला में उस टाइम पर एक प्रथा चलती थी कि जब स्त्री और पुरुष के बीच में शादी होगी, ठीक है, जब शादी होगी तो स्त्री पुरुष को अपने साथ में विदा करके ले जाती थी, जबकि इस्लाम में तो ऐसा होता नहीं। लोगों ने वहां पर जाकर के इस कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया, पुरुष जाकर के महिलाओं के घर में भी रहने लगे। इस तरह से कहने का अर्थ है जब हम नई जगह पर बसने के लिए जाते हैं तो वहां के रहन सहन को अपनाते हैं, कुछ नई चीजें अपना लेते हैं, कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह से मिली जुली संस्कृति उभर कर सामने आती है, ठीक है। धीरे धीरे मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभर कर आती है। हम अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करते। जो मुगल आए थे केरल में रहने के लिए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया और कुछ लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान भी बनाया। आज के टाइम पर देखो, उस टाइम पर ना इनका बहुत अधिक सम्मान हुआ करता था, बट आज उतना सम्मान नहीं है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास। अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। समझो इस चीज को क्या कहा जा रहा है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास को देखें, जैसे कि केरल के इतिहास को देखें या फिर हम लद्दाख के इतिहास को देखें, इन दोनों को एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां पर जो बाहर से लोग आए, ठीक है, बाहर से जो लोग आए, बाहर की जो संस्कृति का प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से वहां के जीवन और वहां की संस्कृति को आकार देने में किस प्रकार से उसका योगदान हुआ। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का, हम पूरे देश का ले लेते हैं, ठीक है। हमारे देश को अगर आप देखोगे अंग्रेजों से पहले, ठीक है, या फिर मुगलों से
पहले देखो, हम सबसे पहले मुगलों से पहले देखते हैं, ठीक है। तो मुगलों से पहले हमारे देश में हर व्यक्ति हिंदू हुआ करता था, सनातनी हुआ करता था। इसके अलावा बौद्ध थे, जैन थे, ठीक है। और भी एक आदि संप्रदाय आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मजहब आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको मानने वाले लोग थे, ठीक है। इसके अलावा आपको कई सारे भक्ति परंपराएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे भारत देश में देखो तो जाति प्रथा भी चलती थी, शिक्षा बहुत बड़े लेवल पर थी, आयुर्वेद बहुत बड़े लेवल पर था, ठीक है। शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन जब हमारे यहाँ पर मुगल आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर छोड़ा और कई सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करके मुगल बना दिया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, ठीक है। यहाँ के रहन सहन को बदल दिया, कपड़ों में एक परिवर्तन आ गया, यहाँ के व्यापार को बदल दिया, यहाँ की संस्कृति को बदल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जब बाहर की संस्कृति आई तो हमारे देश में सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा और इस वजह से हमारे जीवन और संस्कृति में एक विशिष्ट परिवर्तन आया। इसके बाद में आ गए अंग्रेज, ठीक है। और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि आज हम खुद अंग्रेजों की तरह बात करते हैं, आज हम खुद अंग्रेजों की तरह रहते हैं, उनकी तरह पढ़ाई करते हैं, उनकी तरह कई सारे कार्य करते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव पड़े उसकी वजह से वहाँ के जीवन और वहाँ की संस्कृति को आकार देने में उसका योगदान रहा है, किसका? सांस्कृतिक प्रभावों का, ठीक है। इस तरह से कई क्षेत्रों में कई क्षेत्र अपनी विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में देखोगे तो वो अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न भी हो जाते हैं। विविधता तब भी सामने आती है जब लोग अपने जीवन को उस भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। न केवल वहाँ के लोग, कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। अब इस चीज़ को समझो क्या कहा जा रहा है। देखो, केवल और केवल विविधता तभी सामने नहीं आती जब आप देखोगे बाहरी प्रभाव पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। केवल ऐसे सामने नहीं आती है। देखो, विविधता तब भी सामने आती है जब वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र अलग होता है, ठीक है। जब लोग अपने जीवन को वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम एक ले रहे हैं ठंडा इलाका और एक ले रहे हैं गर्म इलाका, ठीक है। हम गर्म इलाके के रूप में गर्म रेगिस्तान ले रहे हैं और ठंडे इलाके के रूप में ठंडा रेगिस्तान ले रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान। क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप चाहें तो उसके वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो भैया, जो गर्म रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनका अगर आप पहनावा देखोगे, क्या उनके अगर आप कपड़े देखोगे तो उनके कपड़े जो होंगे वो आपको मिलेंगे, जैकेट पहने होंगे, पैंट पहने होंगे, शर्ट पहने होंगे। इसके अलावा वो साल ओढ़े होंगे, ठीक है, और मोटे ताजे कपड़े पहन के रहेंगे। इसके अलावा जो ठंडे गर्म इलाके में रहते हैं उनको अगर आप देखोगे तो हल्के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कपड़े पहनेंगे ताकि उनको गर्मी ना लगे, धूप कम लगे, और ठंडे इलाके में ऐसे कपड़े पहने जाएंगे ताकि उनको ठंड ना लगे। वहीं खान पान की अगर बात की तो ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों का जो खान पान होगा वो ऐसा होगा कि उनको वो गर्मी प्रदान करे, शरीर के अंदर, शरीर को अंदर से हीट प्रदान करे कि भाई शरीर गर्म रहे तो हमको सर्दी ना लगे। और ठंडे इलाके में रहने वाले लोग ऐसा खाना खाएंगे कि उनके शरीर के अंदर क्या है, ठंडक प्रदान की जाए। आप ही हमें बताओ, गर्मी आती है आप ठंडा पीना शुरू कर देते हो और सर्दी आती है आप बादाम खाना शुरू कर देते हो, है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो जीवन पर असर पड़ता है भौगोलिक क्षेत्र का भी बहुत ही प्रभाव होता है विविधता के क्षेत्र में, ठीक है। विविधता तब भी सामने आती है जब लोग अपने जीवन को उस भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। अब अगर आप समुद्र के पास में रहोगे तो आप समुद्र से जो चीज़ें उत्पन्न होंगी, समुद्र से जो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, वहाँ जिस प्रकार का रोजगार मिलेगा आप उस प्रकार की चीज़ें खाएंगे। जैसे कि समुद्र के पास आपका केरल है और केरल का मुख्य भोजन क्या है, मछली चावल, सब्जी चावल, मुख्य भोजन वहाँ का यही देखने को मिलेगा। और पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर तो आपको मछली मिलेगी नहीं, ठीक है। पहाड़ में कहाँ मछली, आप तालाब खोदोगे, फिर समुद्र बनाओगे और फिर वहाँ पर आप मछली लेकर आओगे, तो पहाड़ी इलाके का भोजन अलग होगा। वहीं कपड़ों की बात की तो समुद्री इलाके में रहने वाले लोग अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे और पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग जो है वो अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। और केवल खान पान और कपड़े में नहीं बल्कि काम में भी फर्क मिलेगा, ठीक है। भाई, समुद्र के पास रहने वाले जो लोग होंगे वो मछली वगैरह पकड़ेंगे, इसके अलावा समुद्र से रिलेटेड अपना रोजगार ढूंढेंगे और भी कई सारे काम होते हैं। और जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग होंगे वहां का रोजगार अलग होगा। एग्जाम्पल के रूप में आइए भारत के दो, लद्दाख और केरल
के उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख जो है आपका पहाड़ी इलाका है और केरल आपका समुद्री इलाका देखने को मिलता है, ठीक है। समुद्र के पास आपका ये केरल पाया जाता है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में स्थित है। देखो लद्दाख की अगर बात की जाए तो ये आज पूरा जम्मू और कश्मीर जो पहले था पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया आपका लद्दाख और एक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो देखो भारत हमारा ऐसा है, कुछ ऐसा ही हमारा भारत, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पाया जाता है और ये पूरा का पूरा लद्दाख वाला एरिया बना दिया गया, ये वाला पूरा लद्दाख वाला एरिया बना दिया गया, ठीक है। तो जो लद्दाख है, लद्दाख के पूर्व में अगर आप देखोगे पूर्वी इलाका यानी कि इधर वाला, तो यहाँ पर आपको रेगिस्तानी इलाका देखने को मिलेगा। और ये जो रेगिस्तानी इलाका है ठंडा रेगिस्तान है। कौन सा? ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिल जाएगी। देखो रेगिस्तान किसे कहते हैं जानते हो? यहाँ बहुत कम खेती होती है, ठीक है। रेगिस्तान उसे कहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो, ठीक है, जीवन बहुत कम पाया जाए, ठीक है। हम कह सकते हैं सूखा इलाका, ठीक है। अब बर्फ जहाँ पर पड़ी है वहाँ पर पानी आपको नहीं मिलेगा, बर्फ मिल जाएगी, ठीक है। बर्फ पानी नहीं होता है, ठीक है। तो सूखा इलाका या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा इलाका जो जहाँ पर जीवन बहुत कम हो, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हो, ठीक है, जहाँ पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो, वो रेगिस्तानी इलाका होता है, ठीक है। तो रेगिस्तान के बारे में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में डिस्कस किया था, फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और जो हल्की फुल्की बारिश होती हुई है वो बर्फ़ के रूप में होती है, ठीक है। यहाँ यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। अगर आप लद्दाख को देखोगे, जो आपकी लद्दाख वाली मुख्य भूमि पूर्वी इलाका है, ठीक है, वहाँ पर जो यहाँ का इलाका है काफ़ी लंबा इलाका हर वर्ष लगभग बर्फ से ढकी रहती है काफ़ी लंबे समय तक। इस वजह से यहाँ पर जो खेती है वो बहुत कम हो पाती है। अच्छा, जब यहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी तो यहाँ के लोग खाएंगे पिएंगे क्या? अब भाई सब्जियाँ तो ऐसी हैं कि आपको उगानी पड़ेंगी, ठीक है। आप बाहर से इतनी अधिक सब्जी मंगा तो सकते हो, बट देखो सब्जी कितनी मंगाओगे, ठीक है, कितनी मंगाओगे सब्जी, तो आपको सब्जियाँ तो उगानी पड़ेंगी। अगर सब्जी नहीं उगा पा रहे तो किसी और चीज़ पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र का जो मुख्य रोजगार है, इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ पौधे हैं। पीने के लिए पानी जो है, पीने के लिए लोग पानी गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं कि भाई गर्मी के महीने में बर्फ़ पिघले और तो हम इससे पानी प्राप्त करें। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, ठीक है, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और ये ऊन जो है बहुत ही कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी बिकती है और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। समझो, हम अगर लद्दाख को देखें तो लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर हम खेती वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पानी की बरसात भी नहीं होती। यहाँ पर जो बरसात होती है वो या तो बर्फ़ के रूप में होती है और थोड़ी बहुत अगर होती भी है बरसात तो वो एक सीमित समय के लिए होती है, ठीक है, और उससे पानी लेकर के लोग पीने के लिए उस पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार क्या है? यहाँ पर पेड़ भी बहुत कम है अगर देखोगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों के पास में एक बकरी है जिसका नाम है पश्मीना बकरी, ठीक है, और इस बकरी से एक ऊन प्राप्त होती है जो कि है पश्मीना ऊन, ठीक है। क्या है? पश्मीना ऊन। ये जो ऊन है, ठीक है, बहुत ही कीमती ऊन होती है। इस ऊन से शॉलें बनाई जाती है। जब भी कोई व्यक्ति लद्दाख घूमने के लिए जाता है तो वहां से ये शॉल जरूर लेकर के आता है। कौन सी शॉल? पश्मीना शॉल। ये शॉल जरूर लेकर के आता है। इसके अलावा यहाँ के लोग दूध से बनाए गए पदार्थों जैसे कि मक्खन, चीज़, एक खास तरह का छेना होता है चीज़, ठीक है। इसके अलावा मांस खाते हैं, ठीक है। जो खाने के लिए अगर बात की जाए तो दूध जैसे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। हम कह सकते हैं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पश्मीना बकरी पालते हैं तो पहले ये बकरी से ऊन प्राप्त कर, बकरी को बड़ा करते हैं, बकरी से ऊन प्राप्त करते हैं। जब तक बकरी से ऊन प्राप्त हो सकती है तब तक ऊन प्राप्त करते हैं और जब बकरी से ऊन प्राप्त होना धीरे धीरे कम हो जाता है तो उसको मार के खा जाते हैं, ठीक है। उसको मारकर उसका मांस खा जाते हैं। एक ही परिवार के लोगों के पास में कई सारे गाय, बकरी और याक होती हैं, ठीक है। हर एक परिवार के पास में कुछ गाय, कुछ बकरी, कुछ याकें होती ही होती हैं और उनसे देखो जंतु से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके ऊपर ये लोग निर्भर रहते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाके की बात की जा रही है, हर पहाड़ी इलाके में लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये महिला है जो कि पश्मीना शॉल बुनती है, ठीक है। पश्मीना शॉल बुनती हुई यहाँ पर औरतें दिखाई जा रही, कई सारी औरतें बैठी हैं। एक चित्र हमने रख लिया ताकि आपको रेफरेंस के रूप में दिखा सकें। देखो लद्दाख जो है
व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँच सकते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। वे काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर के जाते थे। अभी दरिया आदि लेकर के जाते, समझो देखो लद्दाख की अगर बात की जाए तो ये रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। यहाँ के लोगों के पास में जो मुख्य रोजगार था वो पहला तो हो गया कि भाई यहाँ की बकरियों से ऊन प्राप्त करें और उससे शॉल बनाएं। दूसरा, यहाँ के इलाके में अगर आप बात करो तो यहाँ से एक रास्ता गुजरता था जो कि व्यापारिक मार्ग था। प्राचीन काल से अगर आप देखो तो ये व्यापारिक मार्ग रहा है। यहाँ से गुजरने वाले जो लोग थे वो मध्य एशिया से आते थे, हम कह सकते हैं चीन साइड से लोग आते थे, और मध्य एशिया से गुजरते हुए मध्य एशिया के काफिले इस इलाके से गुजरते हुए तिब्बत जाते थे, ठीक है। तिब्बत जो कि आज चीन का भाग हो चुका है, चीन ने उसे ऑक्यूपाइड कर लिया है। वो तिब्बत अब एक देश के रूप में नहीं रह गया, पहले एक देश के रूप में था, ठीक है। वे काफिले अपने साथ में मसाले, कच्चे रेशम, दरिया यानी कि जो दरियाँ होती बिछाई जाती हैं, चटाई टाइप में होती थी, आदि लेकर के जाते थे। कहाँ पर? तिब्बत में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर देखो अगर बात की जाए तो लद्दाख एक तो भैया ऊन का व्यापार करते थे, शॉलों का व्यापार करते थे। दूसरा, इन जानवरों पर निर्भर रहते थे, खान पान के लिए दूध के बने पदार्थों पर निर्भर रहते थे, जानवरों पर निर्भर रहते थे। इसके अलावा ये जो व्यापारिक मार्ग था, ठीक है, इससे इनको अच्छी खासी आमदनी होती थी, ठीक है। इसके अलावा लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म भी तिब्बत गया, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। देखो 400 साल पहले अगर आप देखोगे तो तिब्बत में इस्लाम धर्म नहीं था, 400 साल पहले से पहले, ठीक है। 400 साल से पहले इस्लाम का कोई भी तिब्बत में मतलब लद्दाख में नामो निशान नहीं था। 400 साल पहले लद्दाख में इस्लाम का परिचय हुआ और अब वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में कन्वर्जन किया गया, लोगों ने इस धर्म को अपनाया। जो लोग हिंदू थे उनको मार के भगाया गया वहाँ से, कि वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गीतों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह भी है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, ठीक है, तिब्बत का एक ग्रंथ है, ये लद्दाख में भी काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। और उसके स्थानीय रूप को मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके का रोजगार जो है, ठीक है, वहाँ का रोजगार हमने यहाँ पर देखा। वहाँ का खान पीन हमने देखा कि भाई वहाँ के लोगों का रोजगार क्या है, वहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हीं से अपना रोजगार ढूंढना, ठीक है। खान पीन क्या है, जो वहाँ पर चीज़ें हैं उन्हीं से अपना खान पान ढूंढना, ठीक है। हमने यहाँ पर 1-2 पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, केसर सागा किसका ग्रंथ है? तिब्बत का ग्रंथ है, ठीक है। ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ के मुसलमान और बौद्ध दोनों ही इस ग्रंथ को गाते हैं और इस पर नाटक भी खेला करते हैं, ठीक है। लद्दाख में गीतों और कविताओं का बहुत ही बड़ा मौखिक संग्रह हमेशा से रहा है, ठीक है। आज के टाइम पर यहाँ पर मुसलमान अच्छी संख्या में रहते हैं, बट 400 साल पहले ही यहाँ पर इस्लाम आया था, ठीक है। ये चीज़ अब याद रखना। अब हम केरल के साइड में आ जाते हैं। केरल की अगर बात की तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। हमारा भारत जो नीचे से आप देखोगे ऐसा पाया जाता है, यहाँ पर केरल बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केरल बसा हुआ है, ये वाला इलाका, ठीक है, केरल है, ठीक है। ये केरल है, समुद्र से सटा हुआ इलाका है, ठीक है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमारे देश को जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पठार वाला इलाका देखने को मिलेगा, ये पठारी इलाका है, ठीक है। और केरल हमारा यहाँ पर पाया जाता है। तो ये एक तरफ से तो मतलब पूरा का पूरा समुद्र है और दूसरी तरफ आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, ठीक, जिसमें काली मिर्च, इलायची आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। अब हमने लद्दाख में देखा था कि वहाँ पर एक बकरी पाई जाती थी जो कि पश्मीना ऊन देती थी और उस ऊन की वजह से वहाँ पर शॉलें बनाई जाती थी और उन शॉलों के लिए वहाँ पर व्यापारी आए। और दूसरी बात, लद्दाख से एक मार्ग गुजरता था, उस मार्ग की वजह से भी वहाँ पर व्यापारी पहुँचे, ठीक है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी व्यापारी आए, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों के आने का उद्देश्य क्या था? यहाँ के मसाले, यहाँ पर काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है आदि उगाई जाती थी। विविध प्रकार के मसाले हैं, ठीक है। और ये मसाले यहाँ पर बहुत ही अच्छे उगाए जाते थे। ये व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने और इसलिए यहाँ पर व्यापारी आए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत, जिनका नाम था संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है, ठीक है। जो संत थॉमस हैं, धर्मदूत संत थॉमस ईसा मसीह के धर्मदूत कहे गए हैं, ये सबसे पहले भारत के केरल राज्य में आए थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने इस धर्म का प्रचार किया था। माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आकर के बस गए थे। अरब सागर से कई, अरब सागर ने, अरब जो आपका राज्य है, ठीक है, देश है,
ठीक है। वहाँ से कई सारे व्यापारी आए और आकर के केरल में बस गए। ठीक है। इब्न बतूता एक यात्री था। ठीक है, एक यात्री था, प्राचीन मध्यकाल का यात्री था। ठीक है। इसने करीब 700 साल पहले, आज से लगभग 700 साल पहले अपनी कई सारी यात्राएं की थी, कई सारे देशों में घूमा था। ठीक है। इसमें ये भारत में भी आया था। क्लास 12 की एनसीईआरटी में हमने इब्न बतूता के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे हिस्ट्री की, जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी वाली है, वो आप चाहें तो जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज से करीब 700 साल पहले इब्न बतूता भारत में आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांतों में मुसलमानों के जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है। जो विवरण दिया है उसमें ये लिखता है कि मुसलमानों का समुदाय यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी इज्जत है। जो मुसलमान समुदाय है इनकी केरल में बहुत बड़ी इज्जत है। वहीं अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज मुसलमानों ने 32,000, ठीक है, 32,000 महिलाओं का जो कन्वर्जन किया है, जो लड़कियों का कन्वर्जन किया है, इससे वहाँ के मुसलमानों की जो इज्जत है पूरी मिट्टी में मिल गई है। अब वो बात अलग की है कि वो अपने धर्म को बढ़ा ले गए। ठीक है, उन्होंने काफ़ी देर प्रचार कर लिया, बट इससे उनकी इज्जत तो डूबी। ठीक है। इसके बाद में वास्को डी गामा के बारे में कौन नहीं जानता। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ के रास्ते यहाँ पहुँचने वाले पुर्तगालियों ने, एक मिनट, वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। वो कहा ही जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कई सारी बड़ी बड़ी पब्लिकेशन की बुक्स में देखता हूँ, उसमें उन्होंने लिख के दे दिया कि भारत की खोज किसने की, उत्तर में दे दिया वास्को डी गामा। भाई भारत की खोज किसी ने नहीं की है, भारत जहाँ पर था वहीं पर है। ठीक है। और भारत में पहले भी लोग रहते थे, भारत से यूरोप का पहले भी व्यापार होता था और आज भी होता है। ठीक है। लेकिन वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से, या फिर हम कहें यूरोप से, भारत में आने का रास्ता खोजा है। ठीक है। पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा, जिसने पानी वाला रास्ता, ठीक है, समुद्री रास्ता खोजा है, यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा है। ठीक है। ऐसे इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मसालों के चक्कर में कई सारे व्यापारी पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पर देखो ईसा मसीह के धर्म प्रचारक संत थॉमस आए। ठीक है। मसालों के चक्कर में जो व्यापारी आए थे उन्होंने अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव छोड़ा। फिर आ गए ये ईसा मसीह के धर्मदूत, इन्होंने अपना यहाँ पर क्या है कि प्रभाव छोड़ा। फिर आगे अरबी और यहूदी, इन्होंने अपना यहाँ पर क्या है प्रभाव छोड़ा। ठीक है। इसके अलावा इब्न बतूता आया, उसने भी यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ा। यहाँ पर मुगल भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस वजह से हुआ क्या, आपका जो केरल है वहां के सांस्कृतिक प्रभाव आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। वहां पर आपको लगभग सभी धर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी धर्म वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार के धर्म के लोग यहां पर आए और बसे, यहां पर रहने लगे। ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो केरल में आपको विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन करने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। केवल इतने नहीं, चीन से भी लोग आए थे केरल में, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहां पर मछली पकड़ने वाला जो जाल है, ठीक है, जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। हो सकता है कि भाई चीन वाले लोग जो यहाँ पर आए थे उन्होंने मछली पकड़ने में यहाँ के लोगों की मदद की हो और अपने जालों को दिया हो कि भाई आप इन जालों से पकड़ो, ऐसे मछलियों को पकड़ाए। अपनी उन्होंने संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव छोड़ा। ठीक है। उन्हें चीनी बाला कहा जाता है, जो जाल यहाँ पर पाए जाते हैं केरल में। ठीक है। उन्हें चीनी बाला कहा जाता है। आप चीना बाला, ठीक है, नाम थोड़ा सा गलत पड़ गए थे, चीना बाला। ठीक है। तो अगर आप नाम को देखो तो नाम से ही पता चलता है कि भाई ये चीन का इससे कोई ना कोई तो संबंध है और चीन की तरह दिखते भी हैं। ठीक है। इसके अलावा तलने, जो मछली को पकाया जाता है, तला जाता है, तो तलने के लिए जो बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, इसमें चीन शब्द की जो उत्पत्ति है, चीन शब्द जो है ये इसकी उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। चीना चट्टी अर्थात इसका चीन से कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है। चीन शब्द इस बर्तन की उत्पत्ति का चीन से कोई ना कोई कनेक्शन सिद्ध करता है। ठीक है। केरल की उपजाऊ जमीन जो है और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली चावल, सब्जी चावल इत्यादि चीज़ें खाते हैं। हमने देखो केरल के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात हमने केरल के बारे में डिस्कस की, यहाँ पर जो व्यापारी आए, व्यापारियों को आकर्षित किसने किया? मसालों ने, मुख्य रूप से मसालों ने आकर्षित किया। ठीक है। और दूसरा समुद्री इलाका। ठीक है। चूंकि समुद्री इलाका है इस वजह से समुद्र के रास्ते जितने भी व्यापारी आए सबसे पहले केरल से ही टकराए। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या है कि व्यापारी कई
सारे हैं। इसके अलावा जो केरल में आप सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है, जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, उन सभी धर्मों के होने की वजह यह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आए। इस वजह से यहाँ के सांस्कृतिक प्रभाव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर चीन के भी लोग आए, यूरोप के भी लोग आए, ठीक है, हर धर्म के लोग आए। वहीं अगर हम बात करें इसकी लद्दाख की, तो लद्दाख में भी देखने को मिलता है यहाँ पर जो व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र था वो थी पश्मीना ऊन। ठीक है, पश्मीना ऊन से बनी पश्मीना शॉलें। और दूसरा जो व्यापारी यहाँ पर आए वो इसलिए आए क्योंकि लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड करता था, क्योंकि यहाँ पर कई सारी घाटियाँ हैं। ठीक है, और घाटियाँ होने की वजह से इन घाटियों के रास्ते मध्य एशिया से आने वाले जो व्यापारी थे वो अपने काफिले के साथ में तिब्बत पहुँचते थे। ठीक है, जो मध्य एशिया के काफिले थे ये इन्हीं इलाकों से तिब्बत की ओर जाते थे, यहीं से रास्ता जाता है। इस वजह से यहाँ पर व्यापारी बड़ी मात्रा में, दोनों इलाकों में व्यापारी आए लेकिन आने का उद्देश्य अलग अलग था। अब एक बार इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां अगर आप देखो तो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। ठीक है, बिल्कुल ही अलग है। केरल एक तरफ अगर आप देखो तो समुद्री और पहाड़ी इलाका है, लद्दाख अगर एक तरफ समुद्र दूसरी तरफ पहाड़ देखने को मिलता है। केरल में और लद्दाख में जाओगे तो ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों क्षेत्र के इतिहास को अगर आप देखोगे तो एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव, एक मिनट, दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। ठीक है, दोनों, हाँ, सांस्कृतिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इस्लाम आया, यहाँ पर भी इस्लाम आया, वहाँ पर भी विभिन्न धर्म के लोग गए, यहाँ पर भी विभिन्न धर्म के लोग गए, इसलिए वहाँ पर भी सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, यहाँ पर भी सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। लद्दाख में शॉल के लिए गए और भाई केरल में मसालों के लिए गए। ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों को व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थितियां ऊन के भौगोलिक स्थिति और ऊन, ठीक है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी कि वहाँ से आप निकलकर तिब्बत की ओर जा सकते थे, वहाँ से रास्ता गुजरता था, आप तिब्बत की ओर जा सकते थे, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की ऊन, इसने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। दोनों क्षेत्रों में व्यापारी गए लेकिन जाने का उद्देश्य अलग अलग था। ठीक है, हाँ, जाने का कारण अलग अलग था, उद्देश्य एक ही था। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन, ठीक, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। अब मान लो कि केरल में घाटियां नहीं होती तो लद्दाख में घाटियां नहीं होती तो क्या व्यापारी वहाँ पर जाते? केवल ऊन के लिए जाते। और मान लो कि ऊन भी नहीं होती तो क्या वहाँ पर व्यापारी जाते? नहीं जाते। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, और वहाँ पर जो इतिहास है, वही वहाँ के लोगों का सबसे गहरा सांस्कृतिक प्रभाव डालने का काम करता है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारे भारत के संपूर्ण भारत को देखो, ठीक है, तो पूरे भारत में जैसे आपको भौगोलिक स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी। आपको ठंडा इलाका चाहिए, लद्दाख चले जाओ, गर्म इलाका चाहिए, रेगिस्तान चले जाओ। ठीक है, रेगिस्तान राजस्थान वाले इलाके में, या फिर आप दक्षिण भारत आ जाओ। आपको द्वीप समूह जाना है, अंडमान निकोबार चले जाओ, या फिर आप लक्षद्वीप चले जाओ। आपको सबसे अधिक बरसात वाले इलाके में चाहिए है, पूर्वी इलाके में चले जाओ। तो हमारे यहाँ पर हर तरह के आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। विविध सांस्कृतिक विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। देखो, वर्तमान में भी अगर हम बात करें, ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव केवल देखो बीते हुए कल की बात नहीं कि अब भैया दोबारा से संस्कृतियों का प्रभाव हमारे देश में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो, हमारे वर्तमान जीवन में अगर आप देखो, जीवन का जो आधार है, ठीक है, वो क्या है? काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब भैया आप अपने बेटे को गांव में रखते हो, पढ़ाते लिखाते हो, बड़ा करते हो, योग्य बनाते हो, अब वो पढ़ लिख कर अमेरिका चला जाता है। अब अमेरिका की चीज़ों को सीखेगा, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करेगा, भारत में आएगा तो आप देखोगे उसके रहन सहन का तरीका, उसके बात करने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो जो रीति रिवाज मानने लगेगा वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, भाई देखो, ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है बट मैं इसे लूँगा जरूर। जैसे कि आपने ध्रुव राठी का नाम सुना होगा, ठीक है, रहा यहाँ पर, पढ़ा लिखा यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चला गया विदेश में। अब वहाँ जाने के बाद में उसने ऐसी चीज़ों को पढ़ा लिखा कि भाई भारत का संस्कृति ही उसे पसंद नहीं आती। कहता है कि भाई यज्ञ करना गलत बात है, उससे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, इसके अलावा राम को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें नहीं मानते, भारत की बुराई करते हुए नहीं थकते। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक प्रभाव ही तो है, और क्या है बताओ मैं।
ठीक है, ये सांस्कृतिक प्रभाव ही है। अब भाई किसी भी व्यक्ति को आप ले लो, ठीक है, जो भारत से बाहर में जाता है, ठीक है, वो बाहर की चीज़ों के बारे में सीखता है और धीरे धीरे भारत की बुराई करने लगता है, ठीक है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होशियार होते हैं जो अपनी देश की संस्कृति को समझते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं, ठीक है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जाने का तरीका, ठीक है, एक मिनट, जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। तो धीरे धीरे जैसा कि क्या होता है कि हमारे हर एक कदम के साथ में हम अमेरिका में चले गए, ठीक है, हम चीन में चले गए, हम पंजाब में चले गए, ठीक है, भारत में आ गए, ठीक है। इसके अलावा हम सऊदी अरब चले गए, हम पाकिस्तान में चले गए, हम दुबई चले गए, ठीक है। तो जैसे से आप अलग अलग देश में जाओगे, आपका जो अलग अलग कदम होगा, ठीक है, वो हमारे रीति रिवाजों, जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र के हिसाब से बदलने लगेगा, ठीक है, उस क्षेत्र के हिसाब से बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारी जो विविधता है वो कैसे उत्पन्न होती है, हमारे सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों की जो संस्कृति उभर के आती है वो कैसे उभर के आती है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी, ठीक है, कि भाई आप जिस क्षेत्र में जाते हो उस क्षेत्र का आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। अब विविधता में एकता, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर समझते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है बट कोई बात नहीं, तो चैप्टर भी काफ़ी बड़ा था, डिटेल में समझना था। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारी चाहे विविधता हो या अनेकता हो, ठीक है, ये भारत की ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की जो महिलाएं थीं और जो पुरुष थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ी, ठीक है, एकता के साथ में खड़े हुए और मिलकर के लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, ठीक है, चाहे आप गरीब देखो, अमीर देखो, किसी भी जाति के देखो, किसी भी धर्म के देखो, हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध भी किया। किसी ने क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या है कि अंग्रेजों का अहिंसक आंदोलन में भाग लिया, किसी ने अंग्रेजों को मार पीट के भगाने का प्रयास किया। अलग अलग तरीके से जो जैसे कर सकता था अंग्रेजों का उसने विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डालते रहेंगे क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में बेशक एक है। अच्छा, अंग्रेजों ने फूट डालने का जो प्रयास किया, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में आपने बिहार के बारे में सुना है, बिहार, ठीक है, बिहार के बारे में आपने सुना है क्या, बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार। तो बिहार में अंग्रेजों ने क्या किया था, जातीय जनगणना करवाई थी। आप मुझे एक बात बताओ, भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं? मुख्य रूप से 7 जातियों में भारत में जितने भी लोग हैं, वर्ण 4 हैं, ठीक है, और जातियां 7 बनाई गई भारत में। कितनी? 7 जातियां, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने जब बिहार में जाति जनगणना की थी तो वहाँ के लोगों को 32, कितनी, 32, ठीक है, 32 जातियों में डिवाइड कर दिया था लोगों को। अब आप में ये बताओ कि भारत में जाति व्यवस्था को बढ़ावा किसने दिया, ब्राह्मणों ने या अंग्रेजों ने? ब्राह्मणों ने तो केवल 7 जातियां ही बनाई थी, अलग अलग जाति कर दी थी, ठीक है, कि भाई अलग जाति का अलग अलग कार्य, और वो कार्य किसी अन्य जाति का वर्ग नहीं ले सकता है। अंग्रेजों ने 32 जातियां कर दी। भारतीय जनता के बीच में फूट डालने का असली कार्य जो किया है अंग्रेजों ने किया। दूसरी चीज, आप नाव की दुकान पर जाते हो बाल बनाने के लिए, नाई की दुकान पे, ठीक है, बाल बनवाने के लिए, क्या आप जानते हो नाई लोगों का कार्य पहले क्या था? आज तो ये बाल बनाते हैं बट पहले इनका कार्य क्या था जानते हो? जितने भी सर्जरी के काम हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि आज आप जाते हो, आपने कहा कि भाई हमारी नाक कट गई है, ठीक है, नाक को सिल दो या फिर इसकी सर्जरी कर दो, हमारा कान कट गया है, ठीक है, हमारे क्या है कि पैर में क्या बहुत बड़ी खरोच आ गई है या फिर पैर कट गया, इसकी सर्जरी कर दो, ये आज डॉक्टर काम करते हैं। पहले ये कार्य ये नाई लोग किया करते थे। जितने भी भारत में सर्जरी करने वाले कार्य थे, वो सारे के सारे कार्य इन नाइयों के पास में हुआ करते थे। इसके अलावा कहते हैं छोटी वर्ग, जो छोटी जाति के लोग थे, उनके पास में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इस बात को पूरी तरीके से खंडित किया जाता है। क्यों खंडित किया जाता है? क्योंकि अगर आप देखो तो 85% जो भारत का रोजगार था, ठीक है, भारत में जो कार्य थे वो नीची जात के वर्ग ही काम किया करते थे उनका, ठीक है, वो सारे कार्य नीची जात के लोग ही किया, जैसे चाहे वो लोहार हो, लोहा बनाने का काम करते थे, नाई थे, ठीक है, डॉक्टरी का कार्य किया करते थे, इसके अलावा और भी काम होते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी सेक्टर में आप चले जाओ, वो हमारा अलग अलग टॉपिक है, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 85% लोग भारत की जो भी संसाधन थे उनके ऊपर अपना पूरा अधिकार रखते थे। भारत का रोजगार जो था पूरा का पूरा 85% लोग चलाते थे, ठीक है। भाई ब्राह्मण हर वर्ग में तो था नहीं, ठीक है। तो ये 85% लोग जो थे ये बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे। इनके पास में पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम था। ये उस क्षेत्र के बारे में डिटेल में नॉलेज लेते थे जिस क्षेत्र का ये कार्य किया करते थे।
ठीक है, इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अंग्रेजों ने प्रयास किया था कि वे भारत में फूट डाल के रखेंगे, लेकिन फूट नहीं डाल पाए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें गीत एवं चिन्ह, ठीक है, उभरे हुए गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। देखो हाँ, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस टाइम पर जो गीत बनाए गए थे, ठीक है, जो चिन्ह बनाए गए थे कि भाई भारतीय झंडा हमारा प्रतीक है, ठीक है, ये इन्होंने हमारा विश्वास बनाया, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना भी की गई, उससे पहले भारतीय झंडे की परिकल्पना नहीं की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडा आया था। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, ठीक है, और इस्तेमाल करते करते ये झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया, ठीक है। अब अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की तो जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी जिसका नाम है भारत की खोज, ठीक है, और इस किताब में भारतीय एकता को इस किताब में इन्होंने बताया है, ये लिखा है कि भारतीय एकता कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है कि बाहर से आई थोप दी गई, दबाव डाला गया कि तुम सभी लोग एक होकर के रहोगे, ठीक है, ज़बरदस्ती एक किया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, ठीक है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, जवाहरलाल नेहरू जी का कहना यह है कि अगर आप भारतीय एकता की बात करें तो ये कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, ठीक। जो भारत की एकता है बहुत ही गहरी है। गहरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग तरह के विश्वासों और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना रखते हैं, ठीक है, कि भाई हिंदू धर्म का व्यक्ति है वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि इस्लाम धर्म के जितने भी लोग हैं वो कभी भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का सम्मान और उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें टाइम पर मिलते रहते हैं, ठीक है, टाइम पर मिलते रहते हैं। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल समाज में चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग अगर आप समाज में देखोगे, ठीक है, तो लोगों ने दूसरे की प्रथाओं का, दूसरे की विश्वासों का सम्मान किया है। इस वजह से भारत में एकता देखने को मिलती है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित भी किया जाता है। जो अलग अलग विविधताएं हैं उनको पहचाना जाता है और उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था, ठीक है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी ने दिया था और उसी के साथ में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, भारत की खोज, ठीक है, और इसमें इसके बारे में चर्चा की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है, वंदे राष्ट्र गीत की रचना, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, बट जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। फेसबुक का हमारा URL ये नहीं है, डी नहीं है, DRI, हाँ DRID, और इस स्पेस नहीं बिल्कुल भी है, ठीक है, स्पेस नहीं है, YANKALP, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो DRID और H डॉट हटा दीजिएगा, ठीक है, H डॉट हटा दीजिएगा, स्पेस नहीं, DRID YANKALP, ये हमारा फेसबुक का है, बाद में एडिट कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में नोट्स प्राप्त करने का तरीका नहीं बता पाया था, तो नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से अब हमने NCERT पॉलिटी की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है और इस तरह से ये क्लास 6 से 12 तक की कंप्लीट क्लासेस करवाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि विविधता में हमारे भारत देश में एकता कैसे है, ठीक है, और एकता क्यों है। एकता होने की वजह यह है कि भाई भारत में जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों के विश्वासों और उनकी प्रथाओं को, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस वजह से भारत में एकता देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि भाई लद्दाख और केरल की तुलना करके देखा कि भाई विविधता किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आई, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में विविधता क्यों है और किस प्रकार से आई, ठीक है। इसके अलावा हमने विविधता क्या है ये डिस्कस किया, ठीक है। और हम विविधता को कैसे समझेंगे, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखा था। भारत में विविधता कैसी है इस चीज़ को देखा और विविधता की समझ। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था बट टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना मेरे लिए एक सच में बड़ी बात थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहे और आप चैप्टर नंबर 2 को जरूर देखने के लिए आएँ, ठीक है।
तो चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे विविधता एवं भेदभाव की। इसमें हम देखेंगे कि भाई विविधता किस प्रकार से भारत में है, ठीक है, भारत में विविधता जो है किस प्रकार से 8 प्रमुख धर्म हैं, 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनना, भारत में रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनी, रूढ़िवादी लोग, कई बार लोग कह देते हैं। असमानता और भेदभाव, ये अलग अलग टॉपिक है, इनको समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी टॉपिक दिया गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, कर दीजिएगा। समानता के लिए संघर्ष कैसे किया गया, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा डालेगा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 हम कल शाम को 7 बजे डिस्कस करेंगे, 7 या फिर 8 बजे क्लास आएगी, ठीक है, डेली शाम को 7 या 8 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास आएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।